तो नमस्कार दोस्तों। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। तो आज का टॉपिक जो है कि न्यूटन के नियम। तो आज से अभी तक तो जो हम पढ़ा रहे थे उसमें जो है कि मेज़रमेंट्स और एक ऐसे ऐसे में टॉपिक आ रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा इकट्ठी इतने ज़्यादा कि चीज़ें आ जा रही थी कि हम एक एक चीज़ को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब से जो भी कोई चीज़ जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगी तो अब क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें थे, 100 चीज़ें थी, तो हर चीज़ को उसी समय एक्सप्लेन करना आसान नहीं था। तो और मैंने बोला भी था कि समय के साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को मैं डिटेल में ले जाऊँगा और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे आ जाते हैं गति के समीकरण और न्यूटन के नियम, जो आज के टॉपिक रहेंगे। तो अब मैं हमेशा कोई चीज़ पढ़ाऊँगा तो कहीं ना कहीं उसका क्या रिक्वायरमेंट था, क्या उसका अप्लीकेशन क्या था, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों को, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों का पढ़ने का कोई मतलब निकलता है कि नहीं निकलता है। तो उस हिसाब से मैं आपको उस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आज से आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और पढ़ना कैसे पढ़ना है एक स्मार्ट वे में, वो चीज़ें आपको समझ में आनी स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं गति के समीकरण और ये सब न्यूटन के नियम, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो सबसे पहले चलिए मैं एक आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। तो नोट पैड मैंने ओपन कर लिया। तो मान के चलिए आप कहीं पे हैं, किसी ग्राउंड पे। तो मैं एक पत्थर उठाऊँ और ऊपर उठा के फेंक दूँ, तो आप क्या ये बता पाएंगे वो पत्थर कितनी ऊंचाई तक पत्थर पहुंचा था? क्या आप इसको बता पाएंगे? अब सोचेंगे कि मान के चलो 10 लोग हैं, एक पत्थर मैंने उठाया और एकदम सीधे मैंने उठा के फेंक दिया, पत्थर गया और वापस आ गया। उसके बाद मैंने ऊंचाई पूछने लग गया। तो अगर मैं पूछना चालू करूँ कितना ही ऊंचाई हुआ, तो हो सकता है 10 लोग 10 तरह का आंसर दें। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ एग्जैक्ट बताना है। एग्जैक्ट कैसे? आपको ये सारी चीज़ें बतानी हुई तो कैसे बताएंगे? तो कोई मान के बोलो कि चलो मान के चलता हूँ, तो आपको एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए कि अब यहाँ पे कि हम एग्जैक्ट मैं पूछ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि कोई 10 20 30 40 50 मीटर क्या बोल रहा है, तो ऐसा आंसर तो नहीं निकलेगा। एग्जैक्ट पूछ रहा हूँ तो वो चीज़ निकालने के लिए मैं आपसे पूछूंगा एटलीस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सा इंफॉर्मेशन जो है कि आप श्योर हैं कि ये इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको निकालना है तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसी इंफॉर्मेशन के बीच पे जो है कि हम कोई चीज़ निकाल सकते हैं कि एक वास्तव में वो पत्थर कितनी ऊंचाई तक जो पहुंचा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और मैं यहाँ पे आपको मान के चलो कि यहाँ मैं नीचे था, 1 मिनट, हाँ ये आ गया। और पत्थर की स्टार्टिंग पॉइंट ये थी, पत्थर फेंका गया और पत्थर नीचे आ गया, ये यहाँ पे फेंका गया और उसी पॉइंट पे आ गया। मान के चलिए ये नहीं है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो है कि क्योंकि पत्थर उसी रूट पे गया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये चीज़ हम थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं कि एग्जैक्ट मतलब जहाँ से पत्थर फेंका गया वहीं पे नीचे पत्थर आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए ये थोड़ा ज़रूरी होगा इस समय, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए। तो एटलीस्ट आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? तो दो इंफॉर्मेशन आपके पास है। एक इंफॉर्मेशन मान के चलो मैंने पत्थर उठाया ऊपर फेंक दिया, जो आया, तो एटलीस्ट आपको ये तो मालूम है कि समय कितना लगा। तो समय अगर मान के चलो कि आपके मान के चलो 100 मान के चलो उसको जो है कि अमूमन कोई पत्थर फेंकेंगे, मान के चलो 10 सेकंड लगता है, तो हम टाइम मान ले रहे हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड उसको टाइम लगा। और भी इसके अलावा हमको कोई चीज़ें मालूम है तो ये चीज़ तो हम देख सकते हैं, पत्थर फेंकेंगे अपना टाइम देखेंगे कितना लगा, तो ये चीज़ तो हम तुरंत निकाल लेंगे। और उसके अलावा मैं क्या पूछ रहा हूँ कि इसकी हाइट कितनी है, मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है मैं ये पूछ रहा हूँ। पत्थर कितनी ऊंचाई तक गया, जो है पत्थर फेंका गया, यह पत्थर यहाँ से फेंका गया और पत्थर फिर आ गया ऐसे, मैं इसकी हाइट पूछ रहा हूँ। तो एक चीज़ तो आपको मालूम है कि आपने टाइम कार्ड से 10 सेकंड इसको देख लिया। अब उसके बाद जो है कि कोई चीज़ें क्या आपको मालूम है
मालूम तो शायद एग्जैक्ट ना हो, लेकिन आपको तो एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि कोई चीज़ है जो खींचती है, मतलब धरती माता जो भी है, धरती माता है मतलब कोई चीज़ खींच रही है जो है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे धरती माता एक बराबर खींचती हैं। नहीं से क्या हो जाएगा, पता लगा कि नीरज चोपड़ा हैं, दुनिया अमेरिका गए, साउथ अमेरिका गए, जापान गए, चीन गए, इंडिया गए, ताइवान गए, कीनिया गए, साउथ अफ्रीका गए, तो हम ये मानते हैं वहाँ जितना फेंक दिया सब जगह एक एक वही हम रिकॉर्ड कैलकुलेट करते हैं सब जगह। कहीं भी फेंक देगा तो मैं मान लेता हूँ इतनी इतनी दूर तक वो फेंका है। तो हम इस पर कभी कुछ नहीं क्यों क्वेश्चन उठाते हैं कि यार साउथ अफ्रीका में ज़्यादा जाना, साउथ अफ्रीका में मतलब अगर जितना ताकत यहाँ लगाए हो उतना दूर तक साउथ अफ्रीका में भी फेंकोगे, उतनी ही ताकत में जो अमेरिका में फेंकोगे, जापान में भी उतनी दूर तक फेंकोगे, चाइना में। क्यों? क्योंकि धरती माता है एक बराबर सबको, धरती माता खींचती हैं। कहीं भी आप फेंकोगे धरती माता का जो खींचने का जो उनका एक ताकत होती है तो एक ही बराबर खींचती हैं। तो जाहिर बात है कि वो कोई एक चीज़ है, तो आगे आप पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी। तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और मतलब वो खींचती है, तो जो खींचती है उसको हम एक्सलरेशन या त्वरण बोलते हैं। तो एग्जैक्ट जो वो होता है आपका जी या ए जो भी आप उसको मान लीजिए, जी और ए मान लीजिए, तो वो आपका लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लगभग होता है। तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट मैं इसको 10 ले रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी कि जो धरती माता जिस ताकत से खींचती हैं उसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं या ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, और उसका 9.8 उसको हम थोड़ा 9.8 10 जो है एग्जैक्ट आसपास ही है तो उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन कोई पूछे तो एग्जैक्ट आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक चीज़ आपने खुद निकाली हुई है कि 10 सेकेंड। तो एक एजम्पशन हमने यहाँ माना है कि जो है कि हमने चलिए अब इसको निकालते हैं ये चीज़ें, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और एक यहाँ अब जादू अप्लाई करने जा रहा हूँ कि एक फार्मूला है यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अब फार्मूला कैसे बना ये वो बात की स्टोरी है, लेकिन एग्जैक्ट आपको मालूम चल जाएगा। बस एक एजम्पशन हम ये जो है कि मान के चल रहे हैं कि आप पत्थर जो है कि हवा नहीं चल रही थी, वातावरण एकदम शांत था और आपने जहाँ से पत्थर फेंका है वहीं पे लौटा है, एकदम सीधी रेखा में गया है, तो ये हो जाएगा एकदम लीनियर मोशन, मतलब एक रेखा में गया एक रेखा में आ गया। तो यहाँ एस जो है, अब हमको यहाँ फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं, तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जितना समय लगेगा ऊपर जाने में उतना ही समय लगेगा नीचे आने में। तो ये चीज़ कई बार देखोगे तो दोनों समय मतलब सेम ही होता है, जितना जाने में लगेगा। तो पत्थर सबसे पहले आपने यहाँ से फेंका, एक स्पीड रही होगी, तो एकदम ऊंचा जहाँ उसकी स्पीड खत्म हुई वहाँ पे रुकेगा बस एक क्षण के लिए, उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। तो जितना जाने में समय लगता है उतना आने में समय लगता है। तो हम चलो कंसिडर कर सकते हैं कि आधी मतलब हमको हाइट जो निकालनी है तो एक ही साइड की निकालनी है, तो हम जो है कि एक्चुअल में एस यहाँ जो होगा एच हो जाएगा। और मान के चलो कि हम जो है कि वहाँ से हाइट निकालते हैं, जब एकदम ऊपर वो पहुँच गया और उस समय उसकी जो स्पीड हो जाएगी यू 0 हो जाएगी। तो पहला वाला जो है कि टर्म 0 हो जाएगा प्लस हाफ जी का मान कितना मैंने लिया था, लगभग 10 ले लिया था, और टी कितना लिया था, 10 का स्क्वायर ले लिया था। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल ऊंचाई कितना गया, तो 500 मीटर, आधा किलोमीटर इसका मतलब मैंने पत्थर वहाँ फेंका था।
तो आप मान के चलिए कि अगर कोई पत्थर ऊपर फेंकता है और 10 सेकंड में आता है तो आधा किलोमीटर तक पत्थर फेंका है, और आधा किलोमीटर पत्थर तो शायद ही कोई फेंके। तो पत्थर फेंकना देखना कितना समय लग रहा है। अगर 10 सेकंड ले लिया तो मान के चलो भाई आधा किलोमीटर तक पत्थर फेंक दिए हो। तो देख रहे हो कि मैंने यहाँ कुछ पर्टिकुलर एक इस सब चीज़ों का यूज करके ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी। खासकर कैलकुलेशन पे, इन सब पे ये तो बात की बात होती, लेकिन एटलीस्ट जो आपके पास, आपको मालूम होना चाहिए कि एटलीस्ट क्या चीज़ आपके पास थी। समय आपके पास था और एक इन्फॉर्मेशन थी कि धरती माता खींचती हैं। ये केवल 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास था और मैंने सब कुछ निकाल दिया। तो अब धीमे धीमे आपको समझ में आ रहा है कि जो मैंने आज का टॉपिक चालू किया है तो उस चीज़ का क्या मतलब था। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 समीकरण दिया है, गति का समीकरण। और अगर आपने देखो तो मैं इसमें जो है द्वितीय समीकरण भी मैंने इसको लगाया था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस उसमें एस की जगह एच रख दिया, यू 0 था, हाफ ए की जगह जी मान लिया, ग्रेविटेशनल मतलब जो है कि एक्सेलरेशन जो था, ग्रेविटी। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ चीज़ें आ रही हैं, गति के समीकरण क्या हैं। 3 समीकरण होते हैं, तो अच्छा आप इसको अगर हो सके आप इसको रट्टा मान लीजिए। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका जहाँ जैसे ज़रूरत होगा उस पर हम आ जाएंगे। तो एटलीस्ट आप इसको रट्टा तो ज़रूर मान लीजिए, 3 इक्वेशन जो है। और एक आपको चीज़ बताऊं कि मैंने जब पढ़ाना चालू किया था 2 टाइप की राशि आपको बताई गई थी, एक राशि जो सदिश, एक अदिश जो है। तो एक्चुअल में ये यहाँ पे जिस फॉर्म में लिखा है इक्वेशन, ये केवल मान के ये चीज़ें केवल क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि वेलोसिटी मतलब चाल जो है एक अदिश राशि होती है, लेकिन जो है कि चाल मतलब जो है कि वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेग। हाँ, वेग जो है एक सदिश राशि होती है जिसमें डायरेक्शन होता है। तो 10 तक नहीं, अगर आप 11, 12 उन सब में से आओगे तो देखोगे कि एक वेक्टर फॉर्म होता है। और एक वेक्टर अगर आपके लिए नहीं, हाई स्कूल के लिए नहीं, लेकिन 11, 12 में कोई जा रहा है, अगर उसने वेक्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो कोई भी कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने यहाँ जैसे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में त्वरण है, उस हिसाब से मुझे साइन चेंज करना पड़ता है। लेकिन हम उस चीज़ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो आप वेक्टर का मतलब होगा कि आपको वेक्टर जब भी लिखना पड़ेगा दोनों चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, परिमाण का और दिशा का, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। तो वो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो उस केस में मान के चलो कि आपकी इक्वेशन कैसे हो जाएंगे। तो इसको एक बार मैं मिटाता हूँ। तो वहाँ पे इक्वेशन आपके लगभग जैसे एस बराबर ये है, वहाँ जब लिखने का तरीका हो जाएगा तो आपका भी एक मिनट, एक तीनों इक्वेशन लिख देते हैं। जो पहला वाला है v बराबर यू वी वेक्टर u प्लस ए टी। तो ये हम डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ वेक्टर लग गया, यहाँ ए वेक्टर लग गया और प्लस 2as। तो तीनों इक्वेशन ऐसे निकल जाता है। खैर ये 12th की बात है। तो ये उसके लिए है कि अगर एक बार वेक्टर समझ गया तो बहुत चीज़ें काफ़ी मतलब मैग्नेटिज्म, विद्युत और इलेक्ट्रोस्टैट से सब काफ़ी इजी हो जाती हैं। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने से बचूंगा। तो एटलीस्ट अब आपको समझ में आ गया कि ये जो है कि समीकरण क्यों बनाए गए हैं, क्या ज़रूरत होती है। तो एक आपको हल्का सा आइडिया मिल गया कि पत्थर उठा के फेंकते हैं, मैंने बता दिया कितना ऊंचाई पे गया, एग्जैक्ट ऊंचाई मैंने बताई है। आप एग्जैक्ट टाइम दो, आप फार्मूला में फिट कीजिए, एग्जैक्ट आपको ऊंचाई आएगी। ये मानना पड़ेगा कि जो है कि ये चीज़ आपको बस देखना पड़ेगा, पत्थर जितनी हाइट पे गया, जहाँ से गया वहीं पे आया है, ज़्यादा हवा तूफान उल्टा तीसा नहीं चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आते हैं कि गति के
नियम। गति के 3 नियम है। तीसरा सबको मालूम होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लेकिन पहला दूसरा जो नियम होता है वो थोड़ा सबको हल्का सा डाउट रहता है। तीसरा सबको मालूम है कि जैसे बताया जाता है, एक को जितना किसी को एक थप्पड़ मारोगे उलट के वो भी तुमको थप्पड़ मारेगा, तो बोलते हैं ले जाओ ले जाओ। न्यूटन का तीसरा नियम है। तो उसको तो सबको मालूम रहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, लेकिन हम थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे बाकी 2 नियम पे, पहला प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो आएंगे तीनों कर करके। तो सबसे पहले आते हैं गति का प्रथम नियम। तो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी इसको जो है कि बोलते हैं। तो अभी सबसे पहले जो है कि ले लेते हैं, ये पहला नियम पे चल रहे हैं, ये वाला चीज़ जो है, और इसके बाद इसको हटा दें। हाँ, ये भी कैसे हटाएं इसको, ओह माय गॉड। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले चलते हैं पहला नियम जो है, तो खींच लेते हैं इसको, हटाते कैसे हैं। चलो हट गया। तो पहला जो है कि पहला नियम पे चलते हैं। इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम इसको जो बोलते हैं। तो अब इसमें लिखा है कि एक्चुअल पहला नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, आप इसको रट्टा मान लो, इसको जड़त्व या गैलीलियो का नियम बोलते हैं। अब एक्चुअल में है क्या गति का प्रथम नियम? जड़त्व, इसका सिंपल मीनिंग है कि जो मान के चलो जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर अलग से एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे। अगर कोई बैठा है, जैसे आप लोग हैं बैठ गए हैं तो बैठ ही रहेंगे, और तो अपने ऊपर मत लो वरना थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो मान के चलो कि आप कोई गाड़ी मतलब चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर वो अपना डायरेक्शन या स्पीड तब तक कम नहीं करेगी। मान के चलो कि सूर्य की रोशनी होती है, ठीक है, सूर्य की रोशनी होती है, कहाँ से आती है? तो जाहिर बात है सूर्य से आ रही है, वो अपना चलेगा, वो अपना तब तक अपना डायरेक्शन या कोई चीज़ जब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर अलग से प्रेशर ना लगे, कोई उस पर अलग से फोर्स ना लगे, कोई ताकत ना लगे। तो आप बोलते हो कि वो तो है ही, कहाँ ताकत लगती है? ताकत तब आपको समझ में आएंगी जब आपको तो लगता है कि मीडियम, मतलब किस मीडियम से जा रहा है, उसमें अगर लाइट पानी में से जा रहा है, शहद में से जा रहा है, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या ताकत होती है, क्योंकि लाइट तो आपको लगता है हमेशा सीधी आ रही हैं। तो आप यहाँ तो वातावरण में जैसे आ रही है, तो वातावरण में तो अपना जानते हो कंपोजिशन क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जो भी इसका कंपोजिशन होता है। अगर आप ऊपर निकल जाइए, पृथ्वी के काफ़ी ऊपर निकल जाइए, तो इसमें कभी आएंगे तो उसको मैं समझाऊंगा। मेजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आयनोएक्सोस्फीयर क्या होता है। उसके ऊपर जो है कि जब आप पृथ्वी की कक्षा से ऊपर निकल जाते हैं तो इसको आप बोल सकते हो वैक्यूम। वहाँ मानी जाती है अपनी लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो उस पर भी वहाँ तो कोई इसको रोकने वाला नहीं है, और जैसे नीचे आएगा लगभग हवा में भी रोकने की ताकत तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन जैसे पानी में जाएगा तो वहाँ उसको फोर्स लगेगा। तो हो सकता है कि अपना डायरेक्शन और तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटी वहाँ होंगी। तो आगे उसको पढ़ेंगे तो जब आएंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो ये सारी चीज़ें तब आपको समझ में आएगी कि उस पर कुछ फोर्स लग रहा है। तो फिर उसका जो भी आउटकम हो, कहीं कहीं रैम्बो बन जाएगा जो भी है, तो इंद्रधनुष या कुछ भी, तो रिफ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें वही बताती हैं क्यों उसका डायरेक्शन क्यों चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ताकत लगी। तो कोई भी चीज़ अपनी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप उठा के एक पत्थर जो है डायरेक्ट उठा के फेंक दो, सीधी, ऊंचा मत फेंकना, अपने हाइट के बराबर उठा के फेंक दो, तो वो सीधे चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो आप कहेंगे बुर्बक बना रहे हैं हमको, जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, पत्थर तो नीचे आ गया, हाइट की उसमें
अपनी नाक के सीध में फेंके थे वो नीचे आ गया। अब भैया बता रहे हैं कि जो है कि आप पत्थर सीधे फेंक दो जो है ऐसा, तो उस पर कहीं ना कहीं फोर्स तो लग रहा है ना भाई। वो नीचे क्यों आया? उस पर जो धरती माता उसको खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर मान के चलो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, पत्थर उठा के फेंक दो, कहीं रुकेगा नहीं, उसी स्पीड से जाती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अभी जो है स्पेस में जाके एक पत्थर फेंक दो, वो उसी सीधी स्पीड में उसी स्पीड में चलता रहेगा। वहाँ तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, वो सीधा चलता जाएगा। तो अब मान के चलो, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा कि मतलब वो पत्थर जो है कि उसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि उसको उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो अब आपको समझ में आ जा रहा है कि यही जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, गति का। तो कभी वहाँ आपको कोई पूछे, आपको अंतरिक्ष में ले जाके छोड़ दिया गया, आप एक बड़ा पत्थर उठाएं और उठा के जो है कि फेंकें, तो उस पर लॉ का गति का कौन सा नियम लगेगा? तो भैया बताएं, तुम फर्स्ट मार के चले आओगे, आंख बंद करके फर्स्ट मत मारना। ये जो नियम होते हैं तीनों नियम लगेंगे। तो आपको क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहीं ना कहीं लग रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तब लगेगा जब पत्थर उठा के फेंकेंगे, पत्थर को उधर खींचेंगे, ये आपको भी पीछे धक्का देगा। ये मत सोचिए कि आप में मूवमेंट नहीं होगा, पत्थर को आपने फेंका, पत्थर आपको पीछे फेंकेगा। तो वहीं पे थर्ड लॉ लग जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और उसके बाद हाथ से छूटने के बाद पत्थर अपना चलता जा रहा, तो वहाँ आपका गति का प्रथम नियम लगेगा। तो साइंस को इस हिसाब से आप पढ़ना चालू कीजिए कि मतलब कि समझना, मतलब उसको, क्योंकि देखो जो फिजिक्स के नियम हैं सब जगह सारे नियम लगेंगे। हम बोलते हैं कि ये नियम लग गया, लेकिन एक्चुअल में नियम सारे लगते हैं। ये हो जाता है कि उस समय ये वाला नियम एकदम डोमिनेंट हो गया, पूरा दिख रहा है, तो हम बोल देते हैं नहीं नहीं ये नियम लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, नियम सब लगते हैं। फोर्स आगे भी चलेंगे, ताकत कई प्रकार की होती हैं, कई टाइप की फोर्स होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। फिर बोलेंगे भैया यहाँ न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता, लग सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जहाँ शॉर्ट रेंज होती है, फर्मी मीटर, जहाँ कम दूरी की होती है, वहाँ वो अपनी ताकत दिखाती है। अब इतने बड़े में यहाँ न्यूक्लियर का फोर्स नहीं मालूम चलेगा। तो नियम हमेशा सब जगह लगता है, बस ये हो जाता है कि जो हमको दिख गया और साफ साफ मालूम चल रहा, हम बोल दे रही हैं। तो डिपेंड अपॉन कैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर ये। लेकिन कभी ऐसा पूछा जाए कि कौन कौन सा नियम लगेगा, तो उस प्रोसेस के दौरान अंतरिक्ष में जाएंगे, जैसे आप पत्थर फेंकेंगे उस समय तो थर्ड लॉ हो गया, और उसके बाद जैसे हाथ से छूटा पत्थर अब सीधे चलता जा रहा, वो तब तक अपना अवस्था, स्पीड या डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक जो है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई बाहरी ताकत ना लगे। तो उसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब समझ गए होगे कि क्योंकि कोई चीज़ बैठा हुआ है, मान के चलो आप कुर्सी आपने कहीं रखी हुई है, वो अपना जड़त्व मतलब एक जगह स्टेबल है, उसमें मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उठा के उसको कहीं ना रखो या कोई आके धक्का ना दे। तो इसलिए जड़त्व का मतलब ये नहीं है कि केवल बैठा ही है, अगर कोई डायरेक्शन में भी है तो वो भी जड़त्व का नियम नहीं आएगा, क्योंकि उस पर वो तब तक उसी डायरेक्शन में सीधी नाक की सीध में चलता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स बाहरी ना लगे। तो इसी को जो है बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं कि सेकेंड लॉ, इसे आवेग संवेग का नियम कहते हैं। तो अब ये आवेग संवेग रट्टा तो मान लो, लेकिन एक्चुअल ये है क्या? दूसरा नियम है क्या? तीसरा तो सब मालूम होता है, पहला बता दिए, दूसरे पे आते हैं। एक्चुअल में दूसरा नियम आपको रिलेशनशिप बताता है कि फोर्स, ताकत, द्रव्यमान और एक्सेलरेशन, इन तीनों के बीच का रिलेशन बताता है। तो मैं यहाँ पे जो है कि आता हूँ, आपको इसको हटाना पड़ेगा, कैसे हटेगा? हाँ ये आ गया, ये अच्छा अब हट जाएगा। इसको मिटा देते हैं और उसके बाद आते हैं कि
रिलेशनशिप तीन चीज़ों में बताता है। क्या होता है? तो एक आपका बल, हम इसको अब बोल रहे हैं, और त्वरण, इसको ए ले ले रहे हैं, और द्रव्यमान। तो जो रिलेशनशिप होता है ये होता है आपका एफ बराबर एम में, एम इंटू ए। तो ये एक्चुअल में लिखा क्या है, और मैथमेटिकल भाषा में ये सारी चीज़ें क्या लिखी हैं, तो उसको थोड़ा समझाने के लिए इसको मैं ये वाला हटा रहा हूँ। एफ इक्वल टू एम में आप देख ही रहे हो। तो कभी कभी हमको जैसे एक प्रोपोर्शनल का नियम आपने कभी देखा होगा, तो जैसे कि एफ यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला देख के हम एफ इक्वल टू एम लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू ए लिख सकते हैं, और ये मतलब जो है कि एम इक्वल टू 1/a लिख सकते हैं। इन तीन से हम तीन चीज़ों यहाँ पे निकाल सकते हैं। थोड़ा आप मैथमेटिकल उसमें जाएंगे तो ये प्रोपोर्शनल, ये जो ये है, ये प्रोपोर्शनल, या मतलब जो भी है इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं को। प्रोपोर्शनलिटी मतलब जो है कि हिंदी में थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्ट पहले वाले का क्या मतलब है? पहला वाला मैं थोड़ा इसको ले लेता हूँ, ये। तो इस वाले का क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि ताकत, फोर्स और मास में क्या इफेक्ट होगा। जितना ज़्यादा मास होगा, मतलब एक दिया गया, मतलब जो है कि एक्सेलरेशन, अगर इसमें ये मैं ये करूँगा, एक तीन में से एक चीज़ कांस्टेंट करूँगा, मतलब उसको स्थिर रखूँगा, बाकी देखेंगे बाकी पे असर क्या होता है। तो यहाँ सीधा सीधा बता रहे हैं जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स हो जाएगा जो है। तो और दूसरा है कि जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन और उतना ज़्यादा फोर्स होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है तीसरा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बता रहा मास जस्ट उल्टा है कि जितना ज़्यादा, मतलब एक बराबर आपने कहीं ताकत लगाया, मान के चलिए एक पत्थर है या कोई भी चीज़ से रखा हुआ है पत्थर, आप उसको जाके धक्का दो, बड़ा पत्थर रहेगा छोटा पत्थर, दोनों पे क्या असर होगा? बड़ा पत्थर उतनी ही ताकत लगाएंगे, पत्थर अगर हटा, और दोनों केस में मान के चलो तुम इतनी ताकत लगा रहे हो, एक बराबर ताकत लगा रहे हो, और पत्थर दोनों, पत्थर में गति आ जा रही है। अब ध्यान रखना, तुमको दोनों केस में एक ही बराबर ताकत लगानी है। तो बड़े पत्थर में क्या होगा कि वो तेज़ी से ढंग लेगा, तेज़ी से भागे नहीं, बड़ा पत्थर उतनी तेज़ी से नहीं भागेगा, और लेकिन छोटे पत्थर उससे तेज़ी से भागेगा। तो उस समय आपका जो उसमें त्वरण आप देखोगे, छोटे पत्थर में एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा, त्वरण ज़्यादा रहेगा, उसमें उतनी ही धक्के से उसका वेट कम होने के कारण वो ज़्यादा तेज़ी से उसका त्वरण ज़्यादा हो गया। तो इसमें वही चीज़ बोल रहा है कि अगर वेट ज़्यादा रहेगा तो त्वरण कम हो जाएगा, और वेट कम रहेगा तो त्वरण ज़्यादा हो जाएगा। तो यही जो है कि एक्चुअल में जो एक रिलेशनशिप होता है कि जो है इनको सेकेंड लॉ यही है कि एक रिलेशनशिप बताता है क्या होता है। और तीसरा नियम हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना रॉकेट जैसे ऊपर जा रहा है, रॉकेट अब क्यों ऊपर जा रहा है, तो वहाँ किस लिए जा रहा है रॉकेट? तो जाहिर बात है रॉकेट को आपको अंतरिक्ष में भेजना है, तो उसके अंदर धुआंधार आपको ईंधन भरना पड़ेगा। किस टाइप का ईंधन, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या ये किस टाइप का, वो बात की बात है। जो भी आपने उसके अंदर, रॉकेट के अंदर जो भी ईंधन आपने डाला है, तो वो ईंधन जो पीछे के डायरेक्शन में भेजता है। अब पीछे के डायरेक्शन में भेजोगे तो वो ऊपर उठेगा, और इतना ताकतवर आपको जो है कि उसमें ईंधन और इतना टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी कि रॉकेट अंतरिक्ष के बाहर चला जाए। तो उसके लिए अगर आप कभी पढ़ोगे तो देखोगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इतनी ताकत देनी पड़ती है। अगर उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है,
1 सेकंड में अगर वो 11.2 किलोमीटर जा पा रहा है, इतना ज़्यादा अगर स्पीड दे दिया, तब तो ताकत है उसका निकलने का। उस पर कभी आएंगे, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ जो है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो मैं आपको समझा रहा था, तो आपको और अच्छे से इन सब चीज़ों को समझना हुआ, चले जाओ अपना गूगल पे डाल दो इमेज, जैसे ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट लॉ है आपका, फर्स्ट लॉ में मतलब वही था कि जो है कि अब इसमें इंग्लिश में लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एक्टेड बाय अनबैलेंस फोर्स। कोई चीज़ रुकी रहेगी तो रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। तो ये आपका जो है कि पहला हो गया। सेकेंड लॉ जो है कि ये आपको एक रिलेशन से बता रहा है, वही बता रहे रिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड, F इक्वल टू एम में, जो मैंने वहाँ बताया था कि एक्सेलरेशन जो है कि आप कितनी तेज़ी से जो है, कितनी तेज़ी से पत्थर भागेगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, आपने कितनी ताकत लगाई है या पत्थर का वेट कितना है। तो ये वो चीज़ बता रहा है। और न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो है कि ये दो बंदे मार रहे हैं, वो उसको मारेगा तो उसको पटकेगा जो है, तो जान ही रहो, ये तो दुनिया का नियम है जो है, मारोगे तो मान के चलो मार तो खइबे करोगे। तो थर्ड लॉ को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो एक एग्जांपल मैं रॉकेट का दे दिया, तो आपको एक बेटर एक समझ जो है वो सारी चीज़ें हो गई। तो आप आ जाते हैं, तो आई थिंक ये वाला, फिर मुझे इसको हटाना पड़ेगा। और अरे यार ये तो ये गति के समीकरण और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और एक कुछ देखें इसमें क्या दे रहा है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आप आवेग आवेग पहले ही बता चुके हैं, किसी वस्तु पे किसी क्षण लगाया बल। आवेग को अगर थोड़ा समझना, आप ऐसे समझो कि मान के चलो कि बताया था कैच आप ले रहे हो, तो आपके हाथ में कम चोट लगे, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। समय मतलब आपको जब बॉल आपके हाथ में लग रही उस समय आपको अपना खींचना पड़ेगा। अगर ड्यूज की बॉल है, कार की बॉल, कासो की बॉल तो ऐसे ही कैच कर लोगे, लेकिन जब ड्यूज की बॉल होगी उस समय तुम्हारे हाथ में कम चोट लगे, फोर्स कम पड़े, तो आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही गेंद टच कर रही है अपने हाथ को पीछे खींचना, तो कठिन से कठिन भी कैच विदाउट लगे आप इजी ले लोगे। तो हाँ, ये सारी चीज़ें आवेग, किसी वस्तु पर किसी क्षण लगाया गया बल, किसी वस्तु क्या हो गया, आपका हाथ हो गया, किसी क्षण मतलब क्षण, आपको यहाँ टाइम को बढ़ाना है, समय को बढ़ाया है, बल जो आपको कार आके लग रही है। तो फुटबॉल पे किक मारना, ये भी आवेग का ही उदाहरण है। ज़्यादा तेज एकदम भार से मार दोगे तो पता लगा कि फुटबॉल की जगह पत्थर है, तो समझ लो क्या हालत हो गया। फिर वही है कि फिर ये मतलब पहला नियम, यदि कायक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण है। जाहिर सी बात है कि अश्व को छोड़ो, आप ही मान के चलो, ठीक है, कि आपके मानो कि जब उस समय क्या चीज़ें होती हैं, आप किसी ट्रेन में बैठो, ट्रेन एकाएक ब्रेक मार दे, या आप बाइक के साथ जा रहे हो, तो आप बाइक पे तो बैठे रहते हो, तो आपका अगला ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ चला जाता है। क्यों चला जाता है? नीचे वाला हिस्सा तो बाइक के कांटेक्ट में, वो तो स्पीड वाला पहिया रुक गया, लेकिन आपका ऊपरी हिस्सा जो है खटाक से आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपरी वाला हिस्सा जिस मूवमेंट में चलना चाह रहा था, जिस स्पीड में वो चलना चाह रहा था, लेकिन नीचे से उसको कोई रोक रहा है। तो वही जो है कि उसका गति का पहला नियम हो गया। और रॉकेट, न्यूटन के तीसरा नियम, तो वही सब चीज़ें हैं। और ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल, गुरुत्वीय बल। जाहिर सी बात है कि आएंगे कभी गुरुत्वीय बल क्या होता है। दुनिया में जितने भी प्लैनेट हैं सब एक ही उस पर कक्षा, अपने उस पर घूम रहे हैं, या इसके अलावा आकाश गंगाएं हैं, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे एक मेजर लेवल पे ये गुरुत्वीय बल। जब भी हम गुरुत्वीय बल बोलते हैं तो अमूमन हम क्या कर ले रहे हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। लेकिन मान के चलो जिस चीज़ में भी मास होता है, कोई भी ग्रह, सबके अंदर, जैसे सूर्य होगा, सूर्य का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से बहुत ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों में कभी आएंगे। तो संवेग का मात्रा किलोमीटर पर सेकेंड, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता ही होता है, बल किस प्रकार की राशि है, सदिश है। क्यों? ये भी बताना पड़ता है किस डायरेक्शन में मार रहे हो।
किसी को मारा धड़ाक से, कितनी ज़ोर से मारा वो तो अलग बात है, लेकिन किस साइड से मारा वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने फोर्स लगाया है। तो वो एक सदिश राशि है। या किसी पत्थर पे धक्का दे रहे हो, कोई पूछे कि बल कितना में लगाए, तो आपको दो चीज़ें बताना पड़ेगा कि इतना तेज़ धक्का दी इस डायरेक्शन में दिए, तब तो आपका आंसर सही होगा, वरना आधा ही करेक्ट होगा उस केस में। जब हम पानी में खड़ी नाव से कूदते हैं तो वह खसकती है पीछे की ओर, इसमें भी कौन सा नियम है? थर्ड लॉ है गति का, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ। लॉन रोलर धकेलने की अपेक्षा खींचना सरल है, क्योंकि अविलंब प्रतिक्रिया कम होती है। तो आएंगे इसमें, और बाकी सब वही है, कौन कौन सा नियम है बल का। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? तो आपको वहाँ बताया गया था ना कि कोई चीज़ जब चल रही है तो फिर इसको पहला ही ये करना, क्योंकि इसमें क्या हो जाए, कभी पूछेगा बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है, उसमें सेकंड मत मार के चले आना, पहला ही है। और एक रिलेशनशिप उसमें बताया गया है कि कैसे आपको उसको समझना है, वो दूसरे में आता है। तो बाकी और एफएम न्यूटन जो बताया बल का भंजक किससे होता है, दूसरा नियम, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक हल्का फुल्का आइडिया हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।